हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया था। आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। देखिए, अगर हम बात करें कि एमएनसीज के आने से पहले क्या ट्रेड होता था या नहीं होता था, तो हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं जी बिल्कुल ट्रेड होता था, लेकिन ट्रेड करने का तरीका अलग हुआ करता था। पहले जो ट्रेड होता था वो कोई एमएनसीज कंट्रोल नहीं करती थी, बाकी कुछ कंट्रीज के हाथ में ट्रेड का कंट्रोल हुआ करता था। मिड 20 सेंचुरी से पहले की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हुआ करती थी जो कि गुलाम थी। जैसे कि इंडिया को भी अगर हम देखें, आज़ादी कब मिली थी? 1947 में मिली थी। और मिड 20 सेंचुरी की बात करें तो इट मीन्स हम 1950s के अराउंड बात कर रहे हैं। इससे पहले जो आपकी यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ के ऊपर अपना अधिकार जमाया हुआ था। और ये जो गुलाम हुआ करते थे उनको बोला जाता था कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। ठीक है, इंडिया भी उनमें से एक था। अब इंडिया क्या करता था? एक्सपोर्ट किया करता था रॉ मटेरियल्स को और फूड स्टफ को, और ये दूसरी कंट्रीज में जाके, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में जाके फिनिश्ड गुड्स बन के यहाँ पर लेकर आया जाता था और इंडिया में बेचा जाता था। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ट्रेड पहले भी हुआ करता था, लेकिन जो इनके चैलेंज थे, जो इनकी कनेक्शंस थे, वो कुछ कंट्रीज के ही हाथ में हुआ करते थे। बट एक टाइम ऐसा आता है जब सारी कंट्रीज जब आज़ाद हो जाती हैं, फ्रीडम मिल जाती हैं कॉलोनाइज्ड कंट्रीज को, उसके बाद इमर्ज होती हैं कंपनीज, लार्ज कंपनीज, जिनको बोला गया एमएनसीज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि एमएनसीज क्या होती हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, एमएनसीज वो कंपनी होती है जो ओन या कंट्रोल करती है अपने प्रोडक्शन को एक से ज़्यादा कंट्री में या एक से ज़्यादा नेशंस में। अब जो एमएनसी है वो सेटअप कहाँ पर लगाती है, क्या चीज़ वो देखेगी? जहाँ पे भी, जिस भी कंट्री में अगर उसको चीप लेबर मिल जाएगी या फिर बाकी के रिसोर्सेज उसको मिल जाएंगे, एमएनसीज उस कंट्री में जाके सेटअप करना पसंद करती है। एमएनसीज का मेन एम क्या होता है? भाई लो कॉस्ट हो, प्रोडक्शन कम से कम पैसों में बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो सके। तो मेन एम इसका ये होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। देखिए, इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी बड़ी एमएनसी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, वो अपना, अगर उसको कोई भी इक्विपमेंट बनाना है तो जो डिज़ाइन है वो यूएस में तैयार करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में तैयार करते हैं। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, अगर वो बनने हैं तो वो हम चाइना में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लो कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई शिपिंग कहाँ पर होगी, तो ये कोशिश करते हैं एमएनसी जो है वो मैक्सिको या फिर ईस्टर्न यूरोप में जाके उसको शिफ्ट करती है, वहाँ पर उस प्रोडक्ट को भेजती है। क्यों भेजती है? ताकि उसके आसपास मार्केट मिल सके। और जब बात आती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कस्टमर केयर से जब हम बात करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है इंडिया। तो एक एमएनसी जो है उसका सेटअप सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अलग अलग जगहों से जो एमएनसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करती है। अब देखिए, अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, एमएनसी का रिजल्ट क्या निकला, तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एमएनसीज के आने की वजह से जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो ग्लोबली हो चुकी हैं, वो पूरे विश्व में फैल चुके हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांड लेना है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ का वो ब्रांड है, बल्कि हमें अपनी कंट्री में भी वो मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं।
सेकंड चीज़ कि अभी जैसे हमने देखा कि डिज़ाइन जो है वो यूएस में तैयार हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो वो चाइना में हो रही है। अगर बेचने की बात हो रही है तो वो मैक्सिको और यूरोपियन कंट्रीज़ के अराउंड हो रही है। अगर आईटी सेक्टर की बात हो रही है तो ये चीज़ हमारी इंडिया प्रोवाइड करवा रही है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे भी इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ भी रहा है, ठीक है। एक तरीके से ये देखा जाए तो ये भी तो एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है कि हर चीज़ अलग अलग जगहों पर हो रही है, जिसकी वजह से सारी कंट्री आपस में इंटरलिंक्ड हो चुकी हैं, आपस में एकीकरण हो चुका है इनका। अब अगर हम बात करें कि चाइना में ही मैन्युफैक्चर क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ते दामों पर मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। उसके बाद मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप को क्यों चुना गया है कि भाई वहाँ पे फाइनल होएगा, इसकी फिनिशिंग वगैरह मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में होगा, क्योंकि ये मार्केट के पास है, ठीक है। यूएसए हो गया, आपके जितने भी फ्रांस, जर्मनी वगैरह कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके आसपास मार्केट प्रोवाइड हो जाती है इजीली। अब तो खैर पूरे वर्ल्ड में ही मार्केट बन चुका है, आप कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। अब अगर हम बात करें कि कस्टमर केयर वगैरह के लिए इंडिया को ही क्यों चुना गया, तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि इंडिया में हमको स्किल्ड इंजीनियर्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो टेक्निकल लैंग्वेज समझ सके, प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए वो इंडिया के लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं। दूसरा, इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है जो कि आईटी सेक्टर के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमें इजीली जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए या जो भी स्किल्ड लेबर आप बोल सकते हो, स्किल्ड इंजीनियर्स हमें चाहिए, वो हमें इंडिया में इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। अब इसका क्या कारण है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, रिज़ल्ट के बारे में अगर बात करें, अगर हम सारी चीज़ें अलग अलग करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल भाई चाइना में हमने मैन्युफैक्चर करवाया है, इंडिया में हमने आईटी सर्विस ली है, मैक्सिको में जाके इसको फिनिश किया है, इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है, रिज़ल्ट क्या निकलता है एमएनसी को। एमएनसी की इसकी वजह से 50 to 60% जो कॉस्ट है उसको वो सेव हो जाती है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है। अब जो कॉस्ट सेविंग होती है जितनी, उतना ही उनको प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। तो 50 to 60% एमएनसी को इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉफिट मिल जाता है। सेकेंड चीज़ हम क्या बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि जो एमएनसी है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके अलग अलग पार्ट्स की सर्विसेज ले रही है, तो एक एडवांटेज भी मिल जाता है एमएनसी को कि वो अपने प्रोडक्ट को स्प्रेड कर सके, बाकी जगहों पे पूरी तरीके से फैला सके, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।